आज हम लोग 67 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को है उसे ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हल करते हुए चल रहे हैं। उस सीरीज में आज हम लोग जो हैं हाल ही 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 20 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम हुआ है, यानी एक मंथ पहले जो AA का एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड प्रश्नों का हल देखेंगे और जानेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा क्या हम लोग सही ट्रैक पे हैं या नथा नहीं है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो बिहार से रिलेटेड उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या पूछा गया था, क्या क्राइटेरिया रहा, क्या कुछ चेंज हुआ, तो देखेंगे हम लोग। अब 56 से आएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 56। चलिए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। 56, चलिए आ गया 56। हाँ, अब यहीं से देखिए प्रश्न दिया गया है। चलिए यहाँ पे कह रहा है 56 में कह रहा है कि बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिहार के हर क्षेत्र को कवर करता है। अगर बिहार से प्रश्न पूछता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हिस्ट्री को कर रहा है, हर एक क्षेत्र को कवर करता है। कुछ पॉलिटी भी करता है, कुछ इकोनॉमिक्स भी करता है, कुछ करंट भी करता है, कुछ ज्योग्राफिकल भी करता है। तो उन सभी पे हम लोग देखते हुए चलेंगे। और हाल ही के यानी लेटेस्ट एग्जाम है, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम दे रहे हैं उन्हें एक बार जरूर क्वेश्चन बना लेना चाहिए, ताकि आपको पता चला कि पैटर्न किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या क्या किस तरह से कौन कौन एरिया को टच कर रहा है। तो 56 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। टॉपिक करा बिहार थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार बिहार का गरीब आबादी का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन में है 50.91, बी में है 51.91, 52.91, 53.91। तो आपको पता होगा MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि आपको पता होना चाहिए कि बहुआयामी गरीबी सूचांक है। यह जो इसका पैमाना रहता है, जिस तरह से UNDP अपनाता है किसका, मानव विकास सूचांक निकालने के लिए। आपको पता होगा, इसकी चर्चा हम लोग इकोनॉमिक्स में भी किए कि मानव विकास सूचांक किस तरह से निकाला जाता है, उसमें क्या क्या देखा जाता है। उसमें शिक्षा के स्तर को देखा जाता है, स्वास्थ्य के स्तर को देखा जाता है, और क्या देखा जाता है, और उसमें जीवन स्तर को देखा जाता है कि लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो उन सभी चीज़ों को उसमें देखा जाता है। ठीक उसी को आधार पर यहाँ पर निकाला जाता है। वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हाल में ये UNDP के द्वारा जो जारी किया गया HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत की जो रैंक है मध्यम गति में आई, यानी 0.66 ये भारत का रैंक था। यानी कि टोटल जो रैंक था भारत का उसमें कितना था, वह 132 स्थान था 191 देश में। ये तो था पूरे वर्ल्ड स्तर पर। और जो नीति आयोग जो क्या कर रहा है, जो तैयार कर रहा है MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो जो जारी करा उसमें कहा गया सबसे गरीब जो है कौन सा राज्य को रखा गया, बिहार को रखा गया। तो उसका जो है वह कितना है 51.91, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, सही है। MPI जो इंडेक्स निकल कर आया था वो 51.91 है। और सबसे जो ऊपर में है, सबसे सर्वोच्च स्तर पर है 0.71 है। तो ये जो प्रश्न हम लिए गए इसमें आपको कुछ टिक मारा हुआ मिलेगा, तो इस पर आप गौर नहीं करना, जो हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे वही सही है। ये पहले से था, जिनका पेपर था उसका है। तो ये था। तो MPI हम लोगों ने देखा जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, उसमें सबसे गरीब बिहार को बताया गया, और उसमें से उसका जो बहुआयामी क्या आया, गरीबी सूचांक आया, वो निकल के 51.91 आया। और यह भी ध्यान में रखें कैसे निकाला जाता है, किन क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया 1 से 2 बार। चलिए 56 के बाद 57 में आते हैं। 57 में कह रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। काफ़ी अच्छा प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक की हम लोग चर्चा किए। तो यह टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए भारत पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीता। अब आपके माइंड में उठ रहा 19 पदक में किन किन क्षेत्रों में यह पदक जीता। तो इसमें से 5 स्वर्ण रहा। उसके बाद बात की जाए तो 6 क्या रहा, 6 आप देखेंगे तो ये 6 नहीं 8 आपका सिल्वर रहा, 7 आपका ब्रॉन्ज रहा। टोटल 19 पदक के साथ यह भारत वापस आया कहाँ, टोक्यो ओलंपिक से। वही ओलंपिक की बात की जाए तो मात्र 7 मेडल आया। तो पैरा ओलंपिक में कहीं ना कहीं ओलंपिक से अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें 5 स्वर्ण मेडल में एक बिहार के प्रमोद सावंत थे। आपको हाल में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में हुआ उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये शायद यहाँ आयोजन हुआ था, ये राष्ट्रीय खेल आयोजन गांधी मैदान में, या फिर आप एक बार देख लीजिएगा, वहीं पर उनको 1 करोड़ का राशि भी दिया गया। और एक और व्यक्ति हैं, अब आप बताइएगा कि एक और व्यक्ति कौन है ओलंपिक में जिनको क्या किया गया, हालांकि वो स्वर्ण नहीं कांस्य लिए हैं, वो बिहार के ही है। तो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक में क्या था, वह पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड थे। और उसमें थी अवनति लेखरा थी, वह 2-2 मेडल ली थी, एक स्वर्ण भी ली थी और एक कांस्य भी थी। वो ली थी किसमें, निशानेबाजी में लिए। फिर सुमित भी थे। ये सभी क्षेत्र 5 लोग थे जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद हम लोग और क्षेत्र में डालते हैं कि बिहार किस क्षेत्र में अपना स्थान दिया। ये तो था प्रश्न, इसमें पूछा गया था। और जो पूछे जाने की संभावना है, जैसे बिहार के वैशाली जिले से था, ये भी ध्यान में रखिएगा, कौन, प्रमोद सावंत हैं।
हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए। फिर बिहार के एक हाल ही में रणजी ट्रॉफी हुआ, आपको पता होगा रणजी ट्रॉफी में पहली बार मध्य प्रदेश 41 बार के विजेता मुंबई को हराकर जीता है, और उसमें से जब बिहार खेल रहा था तो उसके एक शकीबुल गनी है, वह रणजी ट्रॉफी में फरवरी 2022 में कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ खेला जा रहा था, तो उसमें आप 13 शतक मारने वाले क्या बन गए, ऐतिहासिक पारी उन्होंने खेला। तो हो सकता है पूछ दिया जाए कि सभी सभी बुल गनी कहाँ से थे या क्या उनका रहा, तो अभी हाल ही का वो लेटेस्ट है। उसके बाद फिर और भी देखेंगे पदक में, जैसे पद्मश्री जो अवार्ड मिला 2022 में, उसमें 2 बिहार को शामिल किया गया। एक आचार्य चंद्रनाथ जी थे, सामाजिक कार्य के लिए उनका मिला। एक राजगीर के थे, ओ सामाजिक कार्य के लिए उनको मिला। एक थे सहवाल जी थे, सहवाल गुप्ता थे, जिनको मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया। वो अर्थशास्त्री पटना, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना के एडीआरआई भी थे। तो ये था कुछ पदक जो हम लोगों ने देखा जो पूछे जाने की संभावना। 58 में देखिए बिहार दिवस 2022 का थीम क्या है, आपको पता होना चाहिए बिहार दिवस, क्योंकि थीम से रिलेटेड जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का चर्चा करा था तो वहाँ पे भी देखा था कि थीम के बारे में चर्चा हुआ था, तो यहाँ पे भी पूछ दिया गया था क्या था, वह बिहार का जो थीम था जल जीवन हरियाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जल जीवन हरियाली इसका थीम था। बिहार की जनसंख्या ध्यान में रखेंगे 10,40,99,452, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, उस आबादी में से भी इसका जो है क्या निकल, जल जीवन हरियाली 2022 का थीम रहा। चलिए 59 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 58 तक तो कंफर्ट लग रहा है कि आपने जो भी पहले पढ़ाई किया उससे क्या हो रहा, उस क्राइटेरिया से, उस कॉन्सेप्ट से ही पूछा जा रहा। 59 में देखिए पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में आयोजन हुआ, हालांकि जब पीआईबी आप निकाल के देखेंगे तो उसमें न्यूज में इसकी चर्चा हुई है, शायद आप पढ़े नहीं होंगे, तो अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे 7 जनवरी को क्या हुआ, एक पटना में सम्मेलन हुआ। पटना के कहाँ हुआ था, पटना का जो क्षेत्र था वह महेंद्रूगढ़ था, महेंद्रू घाट था, वहीं पर हुआ था रेल परिसर में। तो उसमें क्या किया गया, रेल मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार में जो उस वक्त थे ना, वो तारा किशोर उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, तो कह रहा है कि आयोजित किया गया पटना में, वह था क्या था, पीएम गति शक्ति योजना, पीएम विद्युत योजना, पीएम जल, वह था ऑप्शन नंबर बी पीएम गति शक्ति योजना। यही था पीएम गति शक्ति योजना, जो महेंद्र घाट रेल परिसर में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर आधारित था, जो पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व करने वाली बिहार की सरकार थी, जिसमें अच्छा वो अलग प्रश्न एक और है, तो ये था, आप ध्यान में रखिएगा पीएम गति शक्ति योजना था, जो जिसमें कौन कौन था इंक्लूड, रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के, जिसमें तारा किशोर हमने देखे उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व वाली सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि का घोषणा किया था, क्योंकि ये 15 अगस्त के दिन ये नीतीश कुमार ने इसके बारे में कहा था भाषण देते हुए। उन्होंने सिविल सेवा, आपको पता हुआ सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि में, जिसमें यूपीएससी जो क्लियर कर रहा है, यानी कि सिविल सेवा में उसको पीटी अगर पास कर जाता है महिलाओं को जो बिहार से, उनको 1 लाख रुपया की राशि दिया जाएगा, और जो राज्य लोक सेवा आयोग पास करेंगे उसे मेंस की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना चल रहा है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार के द्वारा जब वो भाषण दे रहे थे तो इनकी चर्चा की गई थी। 60 में देखिए राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार को कितनी प्रतिभाएं विजेता रही, 2021 का बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय कला उत्सव में जो बिहार की प्रतिभा थी टोटल 5 प्रतिभा थी, बहुत सही है। और उसमें से हम लोगों ने देखा कि वहीं स्थानीय खिलौना एवं बाल खेल बालिका वर्ग में श्री राम हरि उच्च विद्यालय, एक श्री राम हरि उच्च विद्यालय है, कहाँ का है, मसौढ़ी का, पटना का ही है, उसकी छात्रा प्रभा कुमारी पहले स्थान पर रहे। उसके बाद फिर बात की जाए देश भर में इस कैटेगरी में बिहार के ही दोनों विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीता, दोनों कैटेगरी में। उसके बाद इस तरह से क्या किया, राष्ट्रीय कला उत्सव में 5 दिया गया। उसके बाद और देखेंगे जैसे जहानाबाद के एक भोला कुमार ने था, अभी हाल ही में लेटेस्ट का खबर हम आपको बता रहे हैं, जहानाबाद के भोला कुमार जो खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम हुआ, उस खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम में बिहार का पहला स्वर्ण पदक कौन दिलाएं, भोला कुमार दिलाएं, यह भी ध्यान में रखेंगे। फिर और भी देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ सम्मानित किए जाने वाले, जैसे बिहार पुलिस के 18 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया, चयन किया गया इस पदक के लिए, बिहार पुलिस सम्मान के लिए, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें 5 कांस्टेबल को वीरता पुरस्कार के लिए और अन्य के साथ विशिष्ट सेवा के लिए 2 किया गया। तो टोटल 18 पुलिसकर्मी को सम्मानित किए जाने की बात हो रही है। उसके बाद 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 5 हस्ती को, 21 की बात कर रहे हैं, 2021 में पद्मश्री कितना मिला, वह 5 व्यक्ति को मिला, जिसमें से एक पद्म भूषण भी दिया गया था, किनको, रामविलास पासवान को 4 जो थे पद्मश्री दिया गया, जिसमें दुलारी देवी थी, रामचंद्र मांझी थे कला के क्षेत्र में, दुलारी देवी को भी कला के क्षेत्र में, दिलीप कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में, और मृदुला सिन्हा साहित्य शिक्षा। ये 2021 की बात है। और 2022 में 2 लोगों को मिला, जिसकी चर्चा ऊपर की, आचार्य नंदा जी सामाजिक कार्य के लिए, सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 के बाद 61 में आते हैं। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 के पद्म श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब देखिए 2022 से, देखिए आ गया ना, आचार्य चंदना जी। तो यही आचार्य चंदना जी को क्या किया गया, वह दिया गया शिक्षा एवं साहित्य के लिए, सॉरी शिक्षा साहित्य के लिए नहीं, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। और अगर बात की जाए एक और व्यक्ति को दिया गया पद्मश्री, उनका नाम क्या था, शैवाल गुप्ता था, साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया। ये दो व्यक्ति को दिया गया 2022 में। चलिए एक और है 62 में, देखिए बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न। अगर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो बिहार के धीरज कुमार को दिया गया। अब धीरज कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बेतिया से बिलोंग करते हैं। एक छपरा के 8 साल की बच्ची को दिया गया, पल सच्ची को दिया गया, वो भी, और वो कहाँ से करती है, वो छपरा से ही है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक को सम्मानित करने की बात है। इसी में क्या किया गया, टोक्यो ओलंपिक की जो सम्मानित स्वर्ण पदक विजेता थे कौन, प्रमोद भगत, जो वैशाली के थे, उनको 1 करोड़। और हमने एक प्रश्न पूछा था कि एक अन्य खिलाड़ी का नाम बताइए जो ओलंपिक जीत कर आए, हालांकि वो स्वर्ण भी नहीं जीते, तो कांस्य पदक जीतने वाले थे शरद कुमार, जिन्हें 50 लाख रुपया दिया गया। तो याद रखिएगा कि शरद कुमार किस खेल के लिए थे, जाने जा रहे थे, आप एक बार देख लेंगे इसे, वो कांस्य पदक जीत कर आए। 63 में देखिए बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न। तो पहला शिल्पकला हुआ पटना में बनाया जा रहा है। अन्य जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला खादी मॉल की बात की जाए तो वह पटना में खोला गया। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति के लिए लागू करने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। केंद्र सरकार के द्वारा भारत में सबसे बड़ा फूड पार्क खोले जाने की बात कहाँ हो रही है, मुजफ्फरपुर में हो रही है, और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में हो रही है। उसके बाद ई भंडारण प्रणाली में लागू करने वाला पहला राज्य बिहार कौन बन चुका, वह बिहार बन चुका। उसके बाद थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका। फिर रेलवे स्टेशन एक है पटना जंक्शन का, जिसको क्या किया जा रहा है, पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल के लिए बनाया जा रहा है। फिर 18 वर्ष की उम्र के लिए अपराध करने वाले बच्चों के लिए क्या क्या चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का बिहार में हर जिले में निर्माण किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। चलिए 63 के बाद हम लोग बढ़ते हैं। 63 के बाद 64 में देखिए करंट अफेयर आ गया। अब बिहार वाला हम लोग टॉपिक कर रहे हैं तो बिहार वाला खोजते हुए चलेंगे। अब 91 से आप देखेंगे, 91 से, अब ये तो था करंट से, अब आ जाइए 91 से बिहार हिस्ट्री आ जाएगा। अब वहाँ से हम लोग देखते हैं कि बिहार हिस्ट्री में किस किस क्षेत्र को कवर किया है। चलिए 91, हाँ चलिए 92, चलिए 91 में करा दरभंगा क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए दरभंगा क्षेत्र, ऑप्शन में स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, स्वामी बाबा रामनाथ, विनोबा भावे। तो हमने इन दो की, तीसरा का भी स्वामी विद्यानंद का भी चर्चा किए थे पहले। जब आप देखेंगे कि जो पहले हम लोग सीरीज किए उसमें चर्चा हुई है, लेकिन अब पूछता दरभंगा राज से। हालांकि सभी किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन दरभंगा राज में कौन किया, आइए समझते हैं और फिर जानते हैं कि किस किस व्यक्ति का कहाँ कहाँ भूमिका रहा। तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता जैसे ही होता है, छपरा के सारण जिला, जो छपरा का सारण जिला, वहाँ से विभूषण प्रसाद, उन्हीं को लोकप्रिय है, जो विभूषण प्रसाद को क्या कहा जाता है, स्वामी विद्यानंद। तो विभूषण प्रसाद एवं अन्य किसानों ने भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। जून 1919 की बात है। मधुबनी जिला में किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात कौन, विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। किसके विरुद्ध, वह दरभंगा राज के विरुद्ध। अब क्यों किए दरभंगा राज के विरुद्ध उन्होंने किसानों को संगठित किया, क्योंकि लगान वसूली के अत्याचार के विरोध में जो अत्याचार किया जाता था, और उस समय 1919 की बात है, उसमें जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार भी छीन लिया गया था। तो उसकी प्रस्तुति करने के लिए इस आंदोलन, मतलब इसकी मुख्य भूमिका रहती है। क्या मुख्य भूमिका, लगान वसूली के अत्याचार के विरोध में जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर इस आंदोलन में मुख्य विशेषता के तौर पर इसको क्या किया जाता है, इसका नेतृत्व किया जाता है। तो आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे अब हमने देखा भी दरभंगा के विरुद्ध होता है, वहाँ पर किसानों को एकत्रित किया जाता है। किनके द्वारा, स्वामी विद्यानंद, जिनका नाम विभूषण प्रसाद है, स्वामी विद्यानंद के नाम से प्रख्यात हुए। उसके नेतृत्व में फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप देखेंगे कि दरभंगा से निकल कर नीचे आ जाएगा। नीचे आपको कहाँ मिलेगा, धीरे धीरे पूर्णिया पे यहाँ देख रहे हैं ना, पूर्णिया के ऊपर औरंगाबाद मिल जाएगा, नीचे रोहतास मिल जाएगा। उसके बाद सहरसा में आएगा, फिर भागलपुर में आएगा, फिर मुंगेर तक जाएगा, यानी इस तक विस्तार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे तो यहाँ तक हो जाता है। फिर महाराज जो दरभंगा ने आंदोलन में जो प्रभाव था उसको नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया। जब आंदोलन बढ़ गया
तो एक सभा का गठन किए और उसमें से महाराजा ने जो मांग किया जा रहा था किसानों के कुछ मांगे को स्वीकार कर लिया और आंदोलन धीरे धीरे शिथिल पड़ गया। उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं क्या होता है। 1922 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन कौन करते हैं? वह करते हैं मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया जाता है। तो हो सकता है प्रश्न जब दरभंगा से पूछ दिया जाए भी पूछ दिया जाए कि कहाँ से नेतृत्व कौन किए थे? मुंगेर से, तो मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया था। 4 मार्च 1928 को फिर बिहटा से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक स्थापना किया तथा 1929 का जो सोनपुर मेला हुआ था उसमें आयोजन सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। और आपको पता होना चाहिए इस बिहार प्रांतीय किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया और सचिव कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बने। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद तो हम लोग को कितनी बार चर्चा हुई है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जो उन लोगों को गठित किया जिस पर किसानों पर किसके द्वारा, जमींदारों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उनके विरुद्ध किसानों को एकत्रित करना स्टार्ट किया और फिर यह गतिविधि पूरे भारत में तेज होने लगी। उसके बाद फिर किस तरह से क्या हुआ, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का साथ मिला, कुछ वहाँ पर अस्थायी के रूप में काम किए। फिर आप देखेंगे दक्षिण किसान फेडरेशन का साथ मिला, ये NB दिम्बू राज का साथ मिला, फिर MG रंगा का मिला। इस तरह से फिर श्रम संघ था उसके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया, कहा गया कि क्या किया जाए, अखिल भारतीय निकाय का स्थापना किया जाए। तो वही क्या हुआ, अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। और उस किसान सभा में आपको पता होना चाहिए स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन होते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और NG रंगा इसका सचिव होते हैं। ये कहानी था कुछ जो हम लोगों ने देखा। अब 92 में आएगी। चलिए 92 में करा, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से स्थान का राजधानी बनाया था? देखिए मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से स्थान से बनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 92 है ना। 91 में हम लोगों ने क्या देखा, स्वामी विद्यानंद देखा। चलिए ठीक है, 92 में तो वह हो जाएगा D हो जाएगा, वह मुंगेर सही है। यही ये मुंगेर है जो क्या किया था, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, वह मुंगेर की थी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मीर कासिम ये क्या था, पहले तो मीर जाफ़र बनता है, मीर जाफ़र योगनी होता है, पूरा अयासी करता है। उसके बाद उसी समय शायद वो बेंसी टाट उस समय होते हैं, एक बार आप देख लीजिए, बेंसी टाट नहीं होते, एंडरसन होते हैं तत्कालीन शायद। और वो क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं, मीर कासिम को बनाते हैं। और वह मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद उसके नज़र से लग रहा था कि वहाँ पर क्या है, ज़्यादा दबदबा है, ज़्यादा प्रभाव है अंग्रेज़ों का, तो उसी के लिए वो अपना ट्रांसफ़र करके कहाँ कर लेता है, वह मुंगेर कर लेता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 92 के बाद 93 में आते हैं। देखिए 92 में बकास्त आंदोलन, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग जानेंगे कि बकास्त आंदोलन को बढ़ैया आंदोलन भी कहते हैं। बढ़ैया का नाम याद आया होगा तो शायद आपको पता हो गया कि एक यह जगह है बढ़ैया, है ना। तो अब देखिए कि बढ़ैया आंदोलन या बकास्त क्या था। बकास्त आंदोलन भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में क्या किया गया, 1935-36 के आसपास में क्या किया गया, मुंगेर जिला के नगर बढ़ैया ताल में आंदोलन चलाया गया। वही मुंगेर जिला के बढ़ैया ताल है, वहाँ आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन शोषित एवं पीड़ित किसानों के जमींदारों सेवक से बर्खास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि को वापस करने के लिए था। यानी कि बकास्त हुआ होता था कि जो मतलब क्या हुए, लगान नहीं दे पाते थे, उसके बदले में वो अपनी भूमि दे देते थे। तो उसी भूमि को वापस रैयतों को लेने के लिए जो प्रयास हुआ वही बकास्त आंदोलन कहलाया। तो अब ध्यान में आ गया होगा कि बकास्त भूमि उसे कहते हैं जो मतलब मंदी के कारण, जब लगान ना दे पाने के कारण किसान ने जमींदारों को दे दी थी, फिर उसी को मांग करने के लिए, लेने के लिए जो आंदोलन हुआ वो बकास्त आंदोलन कराया, जो कार्यानंद के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़ैया ताल से आंदोलन चलाया गया। फिर बाद में आप देखेंगे सहजानंद सरस्वती का भी सहयोग मिलता है, 39 तक वो चलता है। नेक्स्ट 93 के बाद अब हम लोग आते हैं 93। चलिए आगे देखिए 94, ये अशोक है, ये अशोक का हो गया। चलिए ये हो गया, हिस्ट्री से हो गया। चलिए एक नालंदा लेकर आ गया। चलिए ना, ये तो है नहीं बिहार से, लेकिन देख लिए नालंदा का चर्चा आ गया तो क्या करा क्वेश्चन। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को और स्कंदगुप्त को। तो आपको पता होना चाहिए कि यह स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी उसमें कौन था, परम भागवत और एक क्रमादित्य, ये दोनों था। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं बिहार से रिलेटेड प्रश्नों का हल देख रहे हैं। तो हम लोगों ने करंट को भी देख लिया, हिस्ट्री को भी देख लिया। अब थोड़ा इकोनॉमिक और ज्योग्राफी पर नज़र डालते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 122 से आपको मिलेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न है ना, इसलिए आपको सेट को ही निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं प्रश्न।
चलिए 122 है ना, चलिए हाँ आ जाइए, 120 हो गया। चलिए ये भी अच्छा प्रश्न है। करा भारत, देखिए क्या करा है, भारत में कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। चलिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि कितने प्रदेश द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। चलिए इसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे, 5, 7, 9, 11। आप इसे प्रश्न में जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि जो गंगा नदी कितने प्रमंडल से होकर बहती है, और ये भी बताइए कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा कौन प्रमंडल से होकर, मतलब सबसे ज़्यादा है जो किस जिले से होकर बहती है, किस प्रमंडल के जिले से होकर बहती है। चलिए 121 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है। चलिए ये भी आप हमें बताइए। इसकी भी चर्चा हम लोग कहाँ कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स से है। चलिए 122 में देखते हैं यहाँ से। हाँ ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स नहीं, वो ज्योग्राफी का है। आर्द्र भूमि है ना, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य 121। 122 में चलिए 122 में कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। देखिए आ गया ये ज्योग्राफी से रिलेटेड, बिहार ज्योग्राफी। अब कह रहा कौन सा क्षेत्र है जो भूकंप सर्वाधिक तीव्रता। ऑप्शन में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। बी में है पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, कटिहार। तो आपको बताना है कि कौन सा जनपद समूह है जहाँ पर बिहार के भूकंप सर्वाधिक तीव्रता आते हैं, यानी घटते क्रम में। उसमें से आप अगर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं तो कटिहार आता है। अब आप कल्पना करिए, अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि ये कटिहार की स्थिति कहाँ है, तो सोचिए कटिहार कहाँ। कटिहार आपको ये पूर्णिया में मिल जाएगा, उत्तरी बिहार में मिल जाएगा। ये देखिए आपको थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं, ये आपका पूर्णिया, ये कटिहार मिल जाएगा। कटिहार हो गया। उसके बाद भागलपुर जस्ट आपका भागलपुर में प्रमंडल में नीचे भागलपुर आ जाएगा और उसके नीचे बांका आ जाएगा। तो ये भागलपुर और बांका, तो ये हो गया कटिहार। ये जो क्षेत्र में जो पट्टी देख रहे हैं ना आप, यही पट्टी में आता है, जिसमें आपका आ जाता है कौन कौन, कटिहार, भागलपुर, बांका और एक थोड़ा आपको जमुई। इसी का पट्टी में थोड़ा सा बांका के जस्ट बाएं जाएंगे तो जमुई मिलेगा, क्योंकि जमुई का इसमें आ जाता है, वो आ जाता है मुंगेर में, आ जाता है प्रमंडल में। तो ये था 3 प्रमंडल को कवर कर रहा था, तो ये भी ध्यान में रखिए। देखिए प्रश्न पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है। एक कटिहार था, कटिहार किस प्रमंडल में, पूर्णिया प्रमंडल में। भागलपुर और बांका भागलपुर प्रमंडल में। जमुई कौन प्रमंडल में, मुंगेर प्रमंडल में। तो ये 3 क्षेत्र थे जहाँ पर भूकंप सर्वाधिक तीव्रता से आते हैं। चलिए 122 के बाद 123 में आते हैं हम लोग। 123 में कह रहा है कि देखिए थोड़ा धुंधला है, हम आपको प्रश्न पढ़ देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक डिवीजन कौन है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन में है दरभंगा, सारण, भागलपुर, कोसी। बताइए, चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं। आप पहले हम ये बता दीजिए कि जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से दरभंगा में कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। अब माइंड में उठ रहा होगा कौन कौन आ रहे हैं। दरभंगा के ऊपर मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट। सारण में कौन कौन, 3 डिस्ट्रिक्ट, सिवान, सारण और गोपालगंज। भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर नीचे बांका। कोसी में क्या हो गया, 3 हो गया, सुपौल हो गया, कोसी हो गया, मधेपुरा हो गया। सभी में तो 3-3 डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिवीजन की बात हुई तो वह हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा, प्रश्न अच्छा है। सबसे छोटा डिविजनल कौन हो जाएगा, प्रशासनिक डिवीजन। प्रशासनिक कारण थी वह प्रमंडल कहने का मतलब पूछ रहा है। चलिए 124 में हम लोग आते हैं। 124 में क्या करा है, 124 में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। पक्षी के बारे में पूछा। ऑप्शन में बरेला है, कनवर है, कुशेश्वर है और नकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य नहीं है, वह हो जाएगा कुशेश्वर हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए कि कुशेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अन्य जो है उसकी स्थिति और अवस्थिति क्या है, आप देख लीजिए इसे। 124 के बाद 125 में आते हैं। हाँ, इस तरह के हम लोग को ज्योग्राफिकल चर्चा, ये प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है, इसको लेकर हम लोग नहीं किए थे। 125 में आ जाते हैं। बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। जनपद समूह से 2 आ गया, एक भूकंप वाला क्षेत्र और दूसरा ये आपको क्या कर रहा है, बिहार में निम्नलिखित जनपद समूहों में सबसे कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। खनिज समृद्ध की बात हुई। ऑप्शन ए में पढ़िए, भागलपुर दिया हुआ है, मुंगेर दिया हुआ है, लखीसराय दिया हुआ है, जमुई दिया हुआ है। आप थोड़ा सा चीज़ों को डालिए कि मुख्यतः उपजाऊ, अगर उपजाऊ की बात की जाए तो जहाँ पर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, क्योंकि पानी आएगा नदी से आएगा, नदी आएगा तो क्या आएगा अपने साथ गाद लेकर आएगा, क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी लेकर आएगा। वो तो हो गया कि उपजाऊ के क्षेत्र में, लेकिन खनिज, सर्वाधिक खनिज के क्षेत्र में जहाँ समृद्ध है। तो चलिए नीचे वाला पर आते हैं, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा।
और नीचे रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद। तो सबसे समृद्ध की बात किया तो पहले स्थान पर आप भागलपुर देखिए, ये वही भागलपुर जो भागलपुर प्रमंडल है जिसके नीचे बांका है। उसके बाद आप कौन सा पट्टी देखेंगे, भागलपुर के बाद ऊपर आ जाइए, पूर्णिया वाला कटिहार में आ जाइए, तो ये कटिहार हो गया। उसके बाद कटिहार के बाद आप आ जाइए पूर्णिया में, तो कटिहार के जस्ट ऊपर पूर्णिया में ये वाला पट्टी। उसके बाद आ जाइए मधेपुरा में। अब आपके माइंड में मधेपुरा कहाँ पड़ रहा है, तो ये जो पूर्णिया हमने चर्चा किया ना, पूर्णिया के जस्ट आप बाएं जाएंगे तो मधेपुरा आ जाएगा जो कोसी में पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो यही है भागलपुर, कटिहार, ऊपर पूर्णिया हो गया ना, देखिए भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, तो पूर्णिया के बगल में है कौन, मधेपुरा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। यही है सर्वाधिक समृद्ध खनिज वाला क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ से महानंदा नदी भी इधर से गुजर रही है, गंगा नदी भी यहाँ से आ रही है, तो सर्वाधिक ये तो उपजाऊ के क्षेत्र में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो खनिजों उसकी सर्वोत्तता पाई जाती है। 125 के बाद आ जाइए 137 से, अब हम लोग 37 या 36, चलिए 136 से फिर बिहार का रिलेटेड होगा। तो ये तो इकोनॉमिक्स से, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड था, बिहार का ज्योग्राफिकल जो टच किया था क्वेश्चन। अब 136 में देखिए इंग्लिश हिंदी। चलिए बिहार में सबसे शिक्षित जिला, चलिए प्रश्न आ गया, काफ़ी अच्छा है। अब आ गया आपका जनसंख्या से रिलेटेड, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन है। आशा करते हैं आपको पता ही होगा, कितना बार चर्चा हुआ है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास, इसकी साक्षरता दर कितना है, अगर साक्षरता दर का बात की जाए तो वह 73.37 है। सबसे न्यूनतम कौन है, पूर्णिया है। पूर्णिया कहाँ हो गया, अभी चर्चा हम लोग की पूर्णिया में ही कौन सी क्या पड़ रहा है, कटिहार पड़ रहा है। जो कटिहार एक ऐसा क्षेत्र आ रहा है जो क्या आ रहा है, भूकंप के क्षेत्र वाला पट्टी भी आ रहा है और समृद्ध खनिज वाला पट्टी भी आ रहा है। क्लियर। तो उसमें से आपका पूर्णिया सबसे कम, रोहतास सबसे अधिक। पुरुषों में सबसे अधिक साक्षरता वह भी रोहतास में कितना है, वह 82.88 है। सबसे कम है पुरुष साक्षरता, वह आपको पूर्णिया में मिल जाएगा। तो रोहतास, पूर्णिया, तो रोहतास आपको कहाँ मिल जाएगा, रोहतास आपको यहाँ मिल जाएगा, ये पटना प्रमंडल में रोहतास है, तो रोहतास में। और उसके बाद सबसे कम हो गया साक्षरता दर पूर्णिया में, जो हम लोगों ने देखा कितना है 51.08, ये तो सबसे कम। और पुरुष में भी सबसे कम जो है वह साक्षरता दर कहाँ देखने को मिल जाएगा, वह मिल जाएगा पूर्णिया में ही देखने का। महिला में सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास में मिलेगा, हाँ वह 62.97। और महिला में सबसे कम आपको वह सहरसा में मिल जाएगा। अब आपके माइंड में उठाओ कि सहरसा कहाँ पड़ेगा, तो आप याद करिए सहरसा आपको कहाँ मिलेगा, हाँ सहरसा आपको देखने को मिल जाएगा मधेपुरा में ही पड़ जाएगा, कोसी में पड़ जाएगा। जो कोसी प्रमंडल है ना उसी में आपको सहरसा, वही सहरसा वही, तो जिसमें कोसी में कौन कौन आ जाता है, सुपौल, मधेपुरा और कोसी। तो चलिए ये हम लोगों ने चर्चा किया। अब 136 के बाद आगे बढ़ते हैं 137 में, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है खाद्य प्रसंस्करण, दूध है, चीनी है और निर्माण है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आप बताइए कि तेज़ी से विकास करने वाला कौन सा है। तो आपके माइंड में उठ रहा होगा कि शायद चीनी, फिर कभी दूध भी लग रहा होगा, क्योंकि अभी हाल का रिपोर्ट देखेंगे तो दूध में भी उत्पादन रहा। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा इस क्षेत्रों में नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला उसमें गेहूं एवं मोटे अनाज 17-18 में अधिक उत्पादन हुआ। तो यानी धान और गेहूं थोड़ा क्या रहा इस क्षेत्र में अक्सर रहा, इन सभी के अलावा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 में देखिए 138 में किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश का नेतृत्व दे रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रहा है किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश का नेतृत्व दे रहा है। आलू में दे रहा है कि प्याज में दे रहा है कि बैगन में कि फूलगोभी में। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब आप देखेंगे तो इनमें से किसी का नहीं, वो यूपी आ जाएगा। आलू में भी, प्याज में भी देखा जाए और अन्य क्षेत्रों में भी यूपी है प्रथम। अब बिहार का इन क्षेत्रों में नेतृत्व नहीं दे रहा। अब नेतृत्व बिहार किस क्षेत्र में दे रहा है, तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि वो क्या है, चावल और धान के क्षेत्र में दे रहा है। ये तो क्या दे रहा है उत्पादन में, इधर ये था अधिक केंद्रीय क्षेत्र में, यहाँ चावल हम बोल दिए थे ना। तेजी से उद्योग है, तो तेजी से उद्योग, निर्माण नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, वो सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 138 का ई होना चाहिए, मेरे हिसाब से यही होगा। अब 138 के बाद हम लोग आते हैं 139 में भी है, चले नहीं, इसमें नए सहकारी बैंकों के लाइसेंस के उपयोगिता अध्ययन के लिए किया जाता है, जो किया गया था। विशेषज्ञ समिति है, समिति से रिलेटेड है, विकास बोर्ड है। चलिए ये था बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हम लोगों ने देखा। यह जो प्रश्न पूछा गया था वह हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ AA का 20 अगस्त 2028, तो उसका हम लोगों ने चर्चा किया तथा यह जाना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो हम लोग ट्रैक पे हैं, क्या सही पर हैं या नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट अगले टॉपिक में मिलेंगे, वो भी डबल एओ का करंट अफेयर का रिलेटेड रहेगा, समसामयिक के साथ, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, खेलकूद, उसके निधन, उसके बाद नियुक्तियाँ, वो सभी पदों पर चर्चा करेंगे, वो सभी क्षेत्र पर चर्चा करेंगे जो हाल के एग्जाम में पूछा गया है।